हेलो एवरीवन, पाठक अड्डा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे अपना 5वां क्लास, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, द कन्वर्सन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास सब्लिमेशन, देन कंडेंसेशन, देन इवोपोरेशन, फिर आता है बॉइलिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ये सब्लिमेशन प्रोसेस है, मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब देखिए, इससे रिलेटेड ये जो कन्वर्सन से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं उसको मैं बारी बारी से यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहले एक क्या होता है, सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड होता है, फिर गैस होता है। ये 3 फेज़ होता है ना। अब 3 फेज़ में वाइट स्केच लेते हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा। ओके, सो इस 3 फेज़ में जब सॉलिड फेज से डायरेक्टली गैस फेज पे जाता है कोई भी सब्सटेंसेस, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कि इसका सब्लिमेशन हुआ, ऊर्ध्वपतन। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस। और ये जो सॉलिड बिना लिक्विड होते हुए जाएगा, तब बिना लिक्विड होते हुए गैस के पास पहुंच जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन। वहीं पे इसका जो रिवर्स होगा, मतलब रिवर्स मीन्स क्या, गैसियस फेज से कोई सॉलिड फेज पे जाएगा बिना लिक्विड होते हुए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब कोई भी सब्सटेंसेस गैसियस फेज से डायरेक्टली सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। फिर वहीं पे आता है दूसरा चीज़ हम देखेंगे, एक होता है आपको ऑप्शन में दे रखा कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है, तो फिर से हम ले लेंगे सॉलिड, लिक्विड और ये गैस। अब कंडेंसेशन में क्या होता है, जब कोई भी सब्सटेंसेस गैसियस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन, वाष्पीकरण, कंडेंसेशन बोलेंगे। अब देखिए, कंडेंसेशन क्या है, जस्ट ये वेपोराइजेशन का रिवर्स फेज है। मतलब वेपोराइजेशन क्या होगा, जब कोई भी सब्सटेंसेस लिक्विड से गैस की ओर जाएगा, लिक्विड से गैस की ओर कोई भी सब्सटेंसेस जब जाएगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। ठीक है, वेपोराइजेशन का अपोजिट प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, कंडेंसेशन, दूसरा वाला। फिर आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन भी एक टाइप है। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी चीज़ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इवेपोरेशन एक जस्ट किसका टाइप हो गया, तो ये वेपोराइजेशन का टाइप हो गया, वेपोराइजेशन का टाइप हो गया इवेपोरेशन। तो ये समझ गए। अब देखिए, कंडेंसेशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो कंडेंसेशन का एग्जाम्पल आपको वाटर साइकिल ले लीजिए, वाटर साइकिल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। फिर आपको ये सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो सॉलिड CO2, जिसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। फिर आप डिपोजिशन मैंने डिस्कस कर लिया। फिर एक होता है आपको सॉलिडिफिकेशन, मतलब कोई भी सब्सटेंसेस, ये लिक्विड है और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा कोई भी सब्सटेंसेस, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। उसको उसका दूसरा भी नाम है, उसका दूसरा नाम क्या है, तो फ्रीजिंग। और ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब सॉलिड पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है लिक्विड का, तो वो सॉलिड हो जाता है। फ्रिज में कोई भी चीज़ हम पानी डालते हैं तो वो आइस बन जाता है ना, तो ये क्या हो गया, सॉलिडिफिकेशन, कोई भी चीज़ लिक्विड से सॉलिड की ओर कन्वर्ट हो जाता है। अब एक प्रोसेस होता है पर्सिपिटेशन। देखिए, पर्सिपिटेशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। पर्सिपिटेशन होता है, देखिए कोई भी क्लाउड है वो फॉर्म करता है, गैसियस फॉर्म में ही रहता है ना। अब गैसियस फॉर्म से वो क्या बन जाता है, रेन बन जाता है, या कोई भी चीज़ बनता है, आइस बन जाता है, स्नो बन जाता है, वो ऊपर से बारिश होती है, गिरती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पर्सिपिटेशन। क्या बोलेंगे, पर्सिपिटेशन। तो आई थिंक ये सारे के सारे आपको सॉल्व हो गए, समझ आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, सब्लिमेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैसेस यूज्ड इन वेल्डिंग आर, ऑप्शन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा। देखिए, अब देखिए, हाइड्रोजन का भी यूज होता है वेल्डिंग में, बट ये कहाँ पे यूज होता है, तो हाइड्रोजन का यूज होता है ये एल्युमिनियम प्रोडक्ट में, इसका यूज़ किया जाता है। एल्युमिनियम से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, उसके वेल्डिंग में हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। फिर आपको हो गया हाइड्रोजन अंडर वाटर, मतलब वाटर के अंदर में जैसे कहीं पे पुल बन रहा है, तो उस जगह पे अगर किसी चीज़ का वेल्डिंग करने का जो ज़रूरत होता है, उस वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो आपको हाइड्रोजन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब
ये नॉर्मल वेल्डिंग ऑक्सीजन और एसिटिलीन के हेल्प से किया जाता है। एसिटिलीन के जगह पे दूसरा भी प्रोडक्ट यूज़ किया जा सकता है, दूसरा भी गैस यूज़ किया सकता है। जैसे आपको हो गया प्रोपाइलीन हो गया, फिर आपको एक आता है आपको लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गया, फिर नेचुरल गैस हो गया, फिर आपको ये सारे के सारे यूज़ किए जा सकते हैं एसिटिलीन के जगह पे। और वेल्डिंग और अदर गैसेस से भी होते हैं, बट यहाँ पे जो मेन फोकस किया गया ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स हैव ए कोटिंग ऑफ, ऑप्शन से हमारे पास जिंक, मरकरी, लेड, क्रोमियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, गैल्वेनाइजेशन किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो हम वो समझेंगे गैल्वेनाइजेशन बोलते किसको हैं। तो ये इसका होगा मतलब कोई भी चीज़ को ना प्रोसेस टू अप्लाई ए प्रोटेक्टिव कोटिंग, मतलब आप कोई भी मतलब किसी चीज़ को जंग लगने से बचाने के लिए उसको गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। तो वो गैल्वेनाइज्ड किस चीज़ से, किस मेटल से किया जाता है, तो उस मेटल का नाम है आपको जेडन, जिंक, जिसका मतलब जेडन एलिमेंट है, जिंक का सिंबल को जेडन बोलते हैं। तो ये जिंक हो जाएगा इसका आंसर। अब किस किस चीज़ में वो रस्टिंग होता है, तो आपको हो गया स्टील हो गया, फिर स्टील के बाद आयरन में भी रस्टिंग होता है, तो उसका क्या करता है, गैल्वेनाइज्ड कर दिया जाता है। किस धातु से, तो उसको गैल्वेनाइज्ड कर दिया जाता है जेडन से। अब जेडन की बात यहाँ पे आ रही है, तो जेडन से रिलेटेड कुछ कंपाउंड बनते हैं, जैसे आपको हो गया ZnO, ZnO। अब ZnO से रिलेटेड इसके जो यूज हैं, जिंक ऑक्साइड, इसके यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो पेंट बनाने में जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है, फिर आपको रबर बनाने में इसका यूज किया जाता है, फिर आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में इसका यूज किया जाता है, फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जिंक ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे के सारे जिंक ऑक्साइड के यूजेस हो गए। फिर आपको मरकरी आया यहाँ पे, तो मरकरी आप सबको पता होगा कि ये लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, और ये ऐसा एलिमेंट, पहला एलिमेंट है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट इसका जो यूज़ आ जाएगा, किस किस चीज़ में इसका यूज होता है, बैटरी में, फिर फ्लोरिसेंट लाइट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, फिर आपको थर्मामीटर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, फिर बैरोमीटर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारे के सारे मरकरी के यूजेज हो गए। फिर लेड का यूज होता है कार का बैटरी बनाने में, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है एग्जाम में, कार बैटरी बनाने में लेड का यूज़ किया जाता है। इसके साथ किस दूसरा एसिड का यूज़ किया जाता है, तो उसका नाम है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला आता है क्रोमियम। और क्रोमियम का भी क्या होता है, रस्टिंग से बचाने के लिए इसका भी नॉर्मली हल्का सा यूज हुआ जाता है। किस चीज़ में, स्टेनलेस स्टील में। फिर इसका क्रोमियम प्लेटिंग होता है, उसमें इसका यूज होता है। कार और बाइसिकल का जो वो चक्का देखते हैं ना, वो एलॉय व्हील्स, वो क्रोमियम से ही उसका वो पेंट किया हुआ रहता है। तो ये सारे के सारे हो गए इसके यूजेज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा फोर्थ, डिटर्जेंट्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स आर, ऑप्शन है हमारे पास कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिस्मथ, सल्फोनेट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हाँ ऑप्शन 4 ये सही जवाब है। देखिए अब सल्फोनेट्स क्या होता है, सल्फोनेट्स एक सर्फेक्टेंट, डिटर्जेंट के अंदर क्या होता है, सर्फेक्टेंट्स होता है सल्फोनेट्स के अंदर, और वो क्या करता है, वाटर को वेट बनाने के पास उसके पास एबिलिटी रहता है। अब डिटर्जेंट को किस चीज़ में, किस केमिकली कैसे डिनोट करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं RSO4 टू द पावर माइनस, और या सोडियम प्लस, सोडियम आयन इसको बोलेंगे। अब ये क्या है भैया, आर लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप है। और ये क्या होता है, डिटर्जेंट जो है वो सॉप के तुलना में, साबुन के तुलना में ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। ठीक है, अगला हमारा ऑप्शन है कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स है। तो कार्बोनेट का यूज़ कहाँ पे होता है, देखिए ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है, फिर ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है, फिर आपको पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है, किसका, कार्बोनेट का। फिर बाइकार्बोनेट आ गया, बाइकार्बोनेट से एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जिसका यूज होता है जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा। और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, बेकिंग सोडा का यूज़ कब किया जाता है, जब हर्ट बर्न होता है ना, पेट दर्द होता है, तो थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा फील होता है, एसिडिटी बढ़ जाता है, तो उस जगह पे ये सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये शरीर के अंदर ना वो एसिड को बैलेंस रखता है, इसका यूज़ होता है इसी चीज़ के लिए। फिर आपको बिस्मथ आ गया, बिस्मथ का क्या यूज़ हो जाएगा, तो इसका जो नॉर्मली फार्मूला होता है NaBiO3, NaBiO3, ये बिस्मथ का फार्मूला है। और ये इसका यूज़ मैंगनीज़ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फोनेट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर क्वेश्चन, वो पढ़ते हैं।
द एलिमेंट एक्सक्रीटेड थ्रू ह्यूमन स्वेट इज, ऑप्शन है हमारे पास सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है ना ये गलत ऑप्शन है। इसका जो होगा आंसर पांचवा ऑप्शन होना चाहिए था, और यहाँ होना चाहिए था नन ऑफ द एबव और मोर देन वन, मोर देन वन। तो इसका राइट आंसर यही पांचवा ऑप्शन होगा। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है ना, स्वेट जो होता है उसके अंदर आपको सोडियम होता है मिक्स, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो इसके थ्रू निकलते हैं। तो सोडियम लगभग आपको इसका जो 0.9 ग्राम के लगभग होता है पर लीटर। फिर आपको हो गया पोटासियम आयन हो गया, वो भी लगभग 0.2 ग्राम पर लीटर होता है। फिर आपको कैल्शियम हो गया, वो भी होता है लगभग 0.0015 के आसपास। फिर आपको जेड जिंक आ गया, फिर मैंगनीज भी हो गया, कॉपर हो गया, फेरम हो गया, ये सारे के सारे एलिमेंट होते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर एक एलिमेंट या एक चीज़ उससे निकलता है स्वेट के अंदर से। तो ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन इसका जो आंसर होगा, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, इसका नन ऑफ दी अबव और मोर देन वन होगा। तो ये अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लू विट्रॉल इज़ केमिकली, ऑप्शन है हमारे पास ब्लू विट्रॉल, नीला विट्रॉल रासायनिक रूप से क्या है, सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट। तो इसका जो ब्लू विट्रॉल का फार्मूला क्या होता है, ब्लू विट्रॉल का फार्मूला होता है आपको CuSO4, इसको क्या बोलेंगे, कॉपर CuSO4। अब देखिए इसी से आंसर हो गया कि इसका थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसको क्या कहा जाता था पहले, ऑल्सो कॉल्ड ब्लू स्टोन्स, ऑल्सो कॉल्ड ब्लू स्टोन्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं इससे रिलेटेड और कुछ पॉइंट। इसका जो ओल्ड नेम था कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत हार्ड एसिड होता है। फिर आपको इससे रिलेटेड कुछ और देखते हैं। निकल सल्फेट आपका आ गया। निकल सल्फेट का यूज किस चीज़ में बना होता है, तो निकल सल्फेट का यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, निकल का जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे उसमें निकल सल्फेट का यूज होता है। फिर आपके पास आता है सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट का डिटर्जेंट मेकिंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, सोडियम सल्फेट का। फिर आयरन सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट इसका नाम हो गया। तो फिर इसका जो यूज होगा फूड फोर्टिफाइंग में इसका यूज किया जाता है। फिर अनीमिया डेफिशिएंसी होता है तो यहाँ पे आयरन सल्फेट का यूज़ किया जाता है। तो ये ऑप्शन क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो आंसर होगा आपको कॉपर सल्फेट, थर्ड नंबर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, ऑप्शन है हमारे पास प्रोटीन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। देखिए हमारे जो कोई भी एटम होता है ना उसके अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। सबसे पहले एटम को क्लियर करते हैं। सॉरी यार क्या हो रहा आज, एटम को क्लियर कर रहे हैं। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द अर्थ विच टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। अब कहीं एग्जाम में आ सकता है कि एटम का साइज़ क्या होता है, किस टाइप का होता है इसका शेप। तो ये सबसे ज़्यादा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा ना वो स्क्वायर शेप में होता है। एक दिन हम और बताए थे कि सबसे छोटा कौन सा, वो वर्षा होने के बाद वो गोल गोल क्यों होता है बूंद, तो वो स्क्वायर शेप में हो जाएगा एटम, ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और इसके अंदर ना 3 चीज़ होता है। 3 चीज़ क्या क्या होता है, तो बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और ये सेल है इसके। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ना, सेल फंडामेंटल 3 पार्टिकल होता है, कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये एटम के 3 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल हैं, जिसमें प्रोटॉन आपको पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, दोनों का चार्जेस सेम होता है। और ये जो होता है चार्जलेस होता है न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। अब देखिए ये जो है ना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में आपको क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर में आपको प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। वहीं पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये चक्कर काटते रहते हैं। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसका डिस्कवरी कौन किया था। तो इसका ट्रिक हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि ईंट पर नाच। तो इलेक्ट्रॉन का थॉमसन किया था डिस्कवरी, थॉमसन। फिर आपको प्रोटॉन आया तो रदरफोर्ड इसका डिस्कवरी किया था। फिर न्यूट्रॉन आया तो इसका चैडविक किया था। तो ये क्लियर हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सेंटर में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ। अब देखिए इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन भी होता है इसके अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अंदर होता है। और ये
ये किस किस चीज़ में पाया जाता है? तो शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, फाइबर हो गया, वेजिटेबल हो गया, फल हो गया, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस हैं। फिर आपको हो गया ये एनर्जी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। क्या है? एनर्जी का इम्पोर्टेंट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फिर इंसुलिन को कौन सेक्रीट, कहाँ पे सेक्रीट किया जाता है, किस सेल के द्वारा सेक्रीट किया जाता है? तो ये पेराइटल सेल के द्वारा इंसुलिन को सेक्रीट किया जाता है। अब पेराइटल सेल क्या करता है? तो वो कंट्रोल करता है किसको? ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है ना, उसको कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर पेराइटल सेल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ये समझ गए। अब इसका वर्क क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का? ये हेल्प करता है ग्लूकोज स्टोरेज में। कहाँ पे? तो शरीर के अंदर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ और दे रखे हैं, बट यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्क्राइब करेंगे। तब तक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है एंटीबायोटिक अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, इस ऑप्शंस में कौन कौन से एंटीबायोटिक हैं? तो ये तो क्लियर होगा, पेनिसिलिन, जिसका डिस्कवरी कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ये पहला एंटीबायोटिक है। फिर आपको आता है एस्पिरिन। एस्पिरिन ये पेन रिलीफ देता है, ये तो नहीं होगा एंटीबायोटिक। फिर पैरासीटामॉल, ये एंटीपायरेटिक ड्रग है, एंटीपायरेटिक ड्रग है पैरासीटामॉल, ये भी नहीं होगा। फिर सल्फा डाइएजाइन, ये भी एक एंटीबायोटिक है, तो इसका मोर देन वन होना चाहिए, तो इसका भी ऑप्शन पाँचवा रहता, तो ये सही हो जाता कि इसका पेनिसिलिन भी सही है और सल्फा डाइएजिन भी सही है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट। अब सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इस जितने भी ऑप्शन है उसमें किस में होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा राइस, वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द हैवीएस्ट मेटल अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। ऑप्शन है हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, प्लेटिनम। अब ये सारे के सारे हैं, इस सारे मेटल को हम देखते हैं बारी बारी से। अब देखिए गोल्ड का सिंबल क्या होता है, वो देख लें। गोल्ड का सिंबल होता है आपको ऑरम, इसका साइंटिफिक नेम है ऑरम। अरे आज स्केच काम नहीं कर रहा। ऑरम, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 79 होता है। और देखिए जिस मेटल का, वो मेटल कौन सा मेटल हैवीएस्ट होगा? जिसका जो डेंसिटी होगा ना सबसे ज़्यादा होगा, तो डेंसिटी जिसका ज़्यादा होगा वो मेटल सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट होगा। तो सब मेटल का देखते हैं कितना कितना डेंसिटी है यहाँ पे। गोल्ड को ऑरम, एयू से इसका सिंबल एयू है, फिर इसका 79 एटॉमिक नंबर होता है। फिर आपका ये किस ग्रुप का एलिमेंट है वो भी देखते हैं। तो गोल्ड जो है वो 11वें ग्रुप का है, और ये किस पीरियड का है? तो ये आपको 6वें पीरियड का है। और इसका जो डेंसिटी होता है लगभग लगभग आपको 19 के आसपास इसका डेंसिटी होता है। अरे आज क्या हो रहा है, 19 के आसपास इसका डेंसिटी होता है। फिर सिल्वर आता है, इसका जो सिंबल होता है एजी होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 47 है। ये 11वें ग्रुप का एलिमेंट है, और सॉरी हाँ, और 5वें पीरियड का ये एलिमेंट है। और इसका लगभग कितना होता है आपको डेंसिटी? तो इसका 10 के बराबर होता है। तो ये तो डेंसिटी में 10 और छोटा हो गया। फिर मरकरी आता है, मरकरी को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? सिंबल Hg से। फिर इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 80 होता है, 12वें ग्रुप का एलिमेंट है, और ये 6वें पीरियड का एलिमेंट है। और इसका जो डेंसिटी होता है लगभग 13.5 होता है। और सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होता है आपको वो प्लेटिनम का होता है, लगभग 21 दशमलव समथिंग है, कुछ इतना इसका डेंसिटी होता है। प्लेटिनम का सिंबल Pt है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है प्लेटिनम का वो 78 है। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78 है, और ये 10वें ग्रुप का एलिमेंट है। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्लेटिनम, सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ। ऑप्शन है हमारे पास आयरन, निकल, आयरन एंड क्रोमियम, कॉपर एंड क्रोमियम। फिर आता है आपको कॉपर एंड क्रोमियम हो गया, और आयरन एंड जिंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा आयरन एंड क्रोमियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। आज मेरा स्केच मान ही नहीं रहा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास टू प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड, इट इज़। ये ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास? इसका जो राइट आंसर होगा जिप्सम। ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि जब जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो वो क्या बनाता है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। वहीं पे जिप्सम का कोई फार्मूला पूछता है तो ये हो जाएगा CaSO4 प्लस 2H2O।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका यूज कहाँ पे होता है? डॉक्टर लोग यूज करते हैं प्लास्टर करने के लिए, फिर मंदिर मूर्तियों के बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। फिर आपको ये सारे के सारे इसके यूजेस हो गए। फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न आता है हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय अ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड। तो देखिए हाइड्रोकार्बन होता है तीन होता है, एक सिंगल बॉन्ड वाला होता है, एक डबल बॉन्ड वाला होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। और हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये किस किस से मिलकर बना होता है? एक तो होता है आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन और दूसरा होता है कार्बन। दो कंपाउंड मिलता है, दोनों एलिमेंट, ये हाइड्रोकार्बन बनाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड किसके किसके बीच होता है? एक होता है एल्केन, फिर होता है एल्कीन और लास्ट वाला होता है एल्काइन। अब एल्काइन जो होगा उसमें तीन बॉन्ड होगा, एल्केन में डबल बॉन्ड होगा और एल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है वो भी देखते। तो पहला वाला जो एल्केन, इसका फार्मूला होता है आपको CnH2n+2। फिर बीच वाला जो होता है इसका एल्किन CnH2n। लास्ट वाला होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा एल्किन सही जवाब है। एल्किन में डबल बॉन्ड होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है द केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज मिथेनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड। ये हमने पिछले क्लास में भी बताया था। एसिटिक एसिड का जो केमिकल नेम है विनेगर है। इसका फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। एसिटिक एसिड हो गया, इथाइल अल्कोहल भी इसको बोल सकते हैं। और इसका बिनाइल एसीटोन का ये एक मोनोमर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। कुकिंग में इसका यूज होता है, पिकल बनाने में इसका यूज होता है, पिकल में ये प्रेजेंट होता है। फिर मिथेनॉल है, ये नॉर्मल टाइप का अल्कोहल होता है। फिर आपको इथेनॉल आता है, इथेनॉल, इसमें इसका फार्मूला क्या होगा? C2H5OH। इथेनॉल ये अल्कोहल हुआ, इथाइल अल्कोहल हुआ और ये ड्रिंकिंग अल्कोहल भी है, इसी को पीते हैं लोग। नेक्स्ट आता है इथाइल एसीटेट। इसका क्या यूज होता है? इथाइल एसीटेट का फार्मूला होता है आपको C4H8O। ये इथाइल एसीटेट हो गया और ये इसका जो स्मेल होता है वो स्वीट होता है। फिर आपको ये कलरलेस लिक्विड है और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? ग्लू बनाने में, फिर नेल पेंट का जो रिमूवर होता है उसको बनाने में, और ये चाय कॉफ़ी जितने भी है ना उसका वो जो महक होता है उसको दूर करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है द एसिड यूज्ड इन कार बैटरीज। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इसका जो राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए कार बैटरी के अंदर जो होता है ना कैथोड, कैथोड होता है लेड का बना होता है और उसका जो एनोड होता है वो लेड डाइऑक्साइड का बना होता है। फिर इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड का बना होता है। बैटरी टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बैटरी जो है वो टोटल आपको 4 प्रकार के होते हैं। एक बैटरी होता है आपको लिथियम आयन जो मोबाइल वगैरह में यूज़ किया जाता है। फिर होता है निकल कैडमियम से रिलेटेड बैटरी, निकल और कैडमियम का मिक्सचर वाला बैटरी, ये भी मोबाइल और एयरलाइंस में यूज़ किया जाता है। फिर होता है एक निकल मेटल हाइड्रेट का बैटरी। फिर ये लेड लेड और एसिड का बैटरी कार वाले में यूज़ किया जाता है। ऊपर का जो दो बैटरी बताया था वो मोबाइल एक्सेसरी जितने भी हो गए उसमें, फिर एयरलाइंस के कुछ चीज़ में उसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है द गैस विच कम्स आउट एंड ओपनिंग अ सोडा वाटर बोतल इज़। ऑप्शन है हमारे पास, जब सोडा वाटर की बोतल खोलने पर जो गैस निकलता है वो बटन देखते हैं ऊपर पानी फेंक देता है, वो किस कारण से होता है, किस गैस के कारण से होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जिसके वजह से वो गैस ऊपर बोतल को ऊपर वो पानी फेंक देता है। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे उससे पहले ऑप्शन को भी देख लेंगे। SO2 का क्या यूज़ होता है? यूज़ इसका रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ किया जाता है और ये ड्राई फ्रूट का प्रिजर्वेटिव के रूप में भी SO2 का यूज़ किया जाता है, ये जो तीसरा नंबर वाला ऑप्शन है। फिर आपको आता है नाइट्रोजन, ये क्लोरोफिल का कंपोनेंट है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। फिर आपको आ गया हाइड्रोजन, इसका जो फ्यूल होता है रॉकेट फ्यूल में हाइड्रोजन का ही यूज़ किया जाता है। फिर हाइड्रोजन एक कलरलेस गैस है, टेस्टलेस होता है, लाइटर इसका होता है वेट। फिर इसका जो नेम कॉइन किया गया था किसके द्वारा? तो लेवोसायर के द्वारा, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा टेफ्लॉन इज़ अ पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका पॉलीमर है? एकलक का बहुलक है। ऑप्शन है हमारे पास टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, फिर आता विनाइल क्लोराइड, क्लोरोप्रीन, एसिटिलीन डाई क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा टेफ्लॉन जो होता है, आज क्या काम ही नहीं कर रहा यार, 2 मिनट रुक जाइएगा, आज ये काम क्यों नहीं कर रहा?
ओके, देखते हैं एक बार और। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टेट्राफ्लोरोइथैलीन। अब देखिए टेट्राफ्लोरोइथैलीन किस टाइप का एक कंपाउंड है, तो ये कलरलेस होता है, फिर आपको ये ऑर्डरलेस भी होता है। अब ठीक हो गया, ऑर्डरलेस होता है, ये एक फ्लोरोकार्बन भी है। फिर आपको इसका जो फार्मूला होता है C2F4 होता है, और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, पॉलीमर बनाने के लिए इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये तो हो गया टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथिलीन का बात। फिर आपको है विनाइल क्लोराइड, इसका यूज़ क्या कहाँ पे किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है आपको पीवीसी बनाने में। पॉली विनाइल क्लोराइड एक टाइप का प्लास्टिक होता है, जहाँ पे नॉर्मली हर जगह पे ये स्विच देखते हो आप या कोई पाइप देख रहे हो, सब जगह पीवीसी का यूज़ किया जाता है। तो पीवीसी बनाने में विनाइल क्लोराइड का यूज़ किया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोइथैलीन के नाम से भी जाना जाता है। क्लोरोइथिलीन विनाइल क्लोराइड का दूसरा नाम है। फिर आपको आता है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन क्या है, ये एक सिंथेटिक रबर नियोप्रीन होता है, नियोप्रीन, ये एक सिंथेटिक रबर है, और इसको बनाने में क्लोरोप्रीन हेल्प करता है। ये कलरलेस ये गैस है, और ये किस चीज़ का बना होता है, एसिटिलीन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हेल्प से बनता है, ठीक है। फिर आपको आता है एसिटिलीन डाइक्लोराइड, इसका यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट के रूप में, इंसेक्टिसाइड के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है, उसके एक नॉर्मल टाइप का एक इंसेक्टिसाइड है जिसका नाम ग्रीन हाउस वाइट फ्लाई नाम का एक इंसेक्टिसाइड, उसको ये इराडिकेट करने में एसिटिलीन डाइक्लोराइड का यूज़ किया जाता है। एसिटिलीन डाइक्लोराइड क्या है, किसका पॉलीमर है, तो ये पीवीसी का पॉलीमर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग सेल्स। ऑप्शन है हमारे पास एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए। तो इसका जो राइट आंसर होगा डीएनए। अब देखिए डीएनए आया तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लें। डीएनए इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए, ठीक है। अब ये किस चीज़ का बना होता है, टू पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, जिसके अंदर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलपमेंट हुआ, फंक्शन उसका हुआ, कोई भी ऑर्गेन का, फिर ग्रोथ हुआ, सारे को वो क्या जनरेट करता है, हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और डीएनए के कारण ही होता है, ठीक है। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसके द्वारा दिया गया था, तो ये वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। डीएनए का टर्म किसने कॉइन किया था, तो ये फ्रेडरिच एंड मिस्चर ने कॉइन किया था। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, ये क्लियर हो गया। अगला देखते हैं एंजाइम। हमारे पास एंजाइम है, और इस टर्म को किसने कॉइन किया था, तो एक क्यून नाम का साइंटिस्ट था, उसने टर्म को कॉइन किया। फिर एंजाइम एक प्रोटीन होता है, ये क्लियर हो गया। ये कैटालिस्ट के रूप में काम करता है, जिसको उत्प्रेरक बोलते हैं, कैटालिस्ट का काम करता है। कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। तो कोई भी सबस्ट्रेट के ऊपर जब कैटालिस्ट के रूप में ये वर्क करेगा, कैटालाइज करेगा, तो वो नया प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, कोई भी सबस्ट्रेट। तो ये एंजाइम का वर्क हो गया। फिर हार्मोन आता है यहाँ पे। तो हार्मोन क्या करता है, बॉडी के अंदर जितना भी फंक्शन होता है ना, डिफरेंट फंक्शन हो गया बॉडी के अंदर, उसको रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा, हार्मोन के द्वारा। हार्मोन का नाम किसने कॉइन किया था ये टर्म, तो एक स्टार्लिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उसने हार्मोन का टर्म कॉइन करा था। फिर आपको आरएनए आ गया। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया। और इसका क्या यूज़ होता है, तो ये क्या करता है, कोडिंग, डिकोडिंग और जीन रेगुलेशन में इसका हेल्प होता है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए का यूज़ किया जाता है। ट्रांसलेशन जो होता है बॉडी के अंदर डीएनए का जो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, वो सारे के सारे ये आरएनए के द्वारा होता है। तो ये क्लियर हो गया, तो इसका राइट आंसर डीएनए हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज एर्गो कैल्सीफेरॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन D2। अब विटामिन यहाँ पे आ गया, तो विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, सबको हम आज इसी क्लास में क्लियर कर देंगे। थोड़ा धैर्य रखिएगा। नहीं, पेज नहीं है, तो चलिए इसी पे देखते हैं। देखिए सबसे पहले विटामिन की जब बात आएगी, तो विटामिन टर्म किसने कॉइन किया, ये आपसे लोग पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विटामिन सबसे पहले कौन सा कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक होता है या इनऑर्गेनिक होता है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। चलिए 1 नंबर क्लियर हो गया। फिर विटामिन का इन्वेंशन किसने किया था, तो एक हॉपकिंस नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने विटामिन का इन्वेंशन किया। 2 नंबर क्लियर। फिर तीसरा पॉइंट इससे हो सकता है कि इसका टर्म किसने दिया था, तो एक फंक नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने विटामिन का टर्म कॉइन किया था। और ये शरीर के अंदर सिंथेसाइज हो सकता है, तो नहीं है, शरीर के अंदर इसका सिंथेसिस नहीं होता। अब देखिए विटामिन का वर्क क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ये भी क्लियर। अब विटामिन 2 टाइप का होता है, कौन सा होता है,
एक फैट सॉल्युबल हो गया, एक वाटर सॉल्युबल हो गया। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हो गए? ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे के सारे फैट सॉल्युबल। फिर लास्ट वाला जो वाटर सॉल्युबल जो है विटामिन बी और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल हो गए। ये भी क्लियर एग्जाम में आते हैं। फिर अब देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन कहाँ पे स्टोर होता है? तो वो फैट सेल के अंदर स्टोर होता है। ये भी क्लियर। चलिए अब विटामिन से रिलेटेड डिजीज और उसके नाम पूछे जाते हैं, साइंटिफिक नेम वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है? तो ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ब्लाइंडनेस होता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? रेटिनॉल, रेटिनॉल, ठीक है। और इसका जो सोर्स है ये किस किस चीज़ में पाया जाता है? ये टमाटर के अंदर पाया जाता है, फिर गाजर में ये पाया जाएगा, फिर पंपकिन में पाया जाएगा, पालक में ये होता है, फिर बीफ में होता है, अंडा में होता है। ये सारे के सारे इसके सोर्स हैं। तो ये सब चीज़ खाया कीजिए, नहीं तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन हमारे पास आता है डी। डी का साइंटिफिक नेम क्या है? एर्गो कैल्सीफेरॉल, यही हो गया। फिर डी का जो सोर्स है क्या है? वो सनलाइट है भाई। और इसकी कमी से होने वाले डिजीज़ को क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं या ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। हड्डी से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं विटामिन डी के कमी के कारण होता है। अगला देखेंगे हम विटामिन ई। विटामिन ई जो हुआ उसका जो साइंटिफिक नेम है उसको बोलते हैं टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और इसके कमी से क्या हो जाता है? अनीमिया, अनीमिया। और ये अनीमिया को दूर करने के लिए हमको खाना क्या क्या होगा? तो अनाज खाइए, चावल दाल सब्जी, अनाज हो गया। फिर ग्रीन वेजिटेबल खाइए, हरी सब्जी खाइए। फिर आप सीड्स खाइए कोई, फिर नट्स हो गए, बादाम खाइए। ये सारे के सारे इसके सोर्स हो गए। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? तो विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। और इसका जो सोर्स है वो क्या है? तो टमाटर में होता है, फिर आम में होता है, फिर ये अंगूर में होता है, फिर आपको काजू बादाम सारे के सारे में, बीफ, ये सब में विटामिन के होते हैं। और इसकी कमी से आपको क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। चलिए तो ये भी खाइए। नेक्स्ट आता है आपको विटामिन बी। देखते हैं अब आ गया वाटर सॉल्युबल के पास हम पहुंच गए। अब विटामिन बी वन का क्या नाम होता है साइंटिफिक? तो उसको कहते हैं थियामीन, थियामीन। और इसके कमी से क्या हो जाता है? वेरी वेरी नाम का डिजीज अक्सर एग्जाम में आता है। फिर विटामिन बी टू आ गया। बी टू का नाम है राइबोफ्लेविन। और इसको नहीं खाएंगे तो इस विटामिन की कमी से हाइपर अनीमिया हो जाएगा या स्किन डिजॉर्डर होता है, और राइबोफ्लेविनोसिस नाम का एक डिजीज होता है वो हो जाएगा। फिर हुआ विटामिन बी थ्री। बी थ्री का जो नाम होता है नियासिन होता है, ठीक है। नियासिन और बी थ्री की कमी से प्लेग हो जाता है, प्लेगरा, डायरिया, ये सारे के सारे डिजीज़। फिर बी फाइव आता है, इसका नाम होता है पेंटानोइक एसिड। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? वॉमिटिंग होगा, फैटिग होगा, नींद नहीं आएगा। तो इसको दूर करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो ग्रीन वेजिटेबल खाइए, अंडे खाइए, फिर आपको मछली खाइए, ये सारे के सारे चीज़ खाइए। फिर विटामिन बी सिक्स आ गया। तो सिक्स का क्या नाम हो जाएगा? नहीं, सिक्स पायरिडॉक्सिन हो गया। और इसकी कमी से अनीमिया होता है, तो इसको दूर करने के लिए फ़िश खाया जाता है, सोयाबीन खाइए। फिर आपको गेहूँ हो गया, ये खाइए। फिर मछली खाइए, ये सारे के सारे खाते हैं तो ये विटामिन बी सिक्स से दूर रहेंगे। फिर बी सेवन आ गया। इसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं बायोटीन, इसका साइंटिफिक नेम है। और इसकी कमी से क्या होता है? हेयर लॉस। आजकल बहुत लोग इससे जूझ रहे हैं, ठीक है। रेड रैश हो जाता है स्किन पे विटामिन बी सेवन की कमी से। इसको दूर करने के लिए सीरियल्स खाइए, फिर एग खाइए, फिर मीट खाइए, पीनट्स खाइए। तो ये विटामिन बी सेवन क्लियर। फिर आता है विटामिन बी नाइन। विटामिन बी नाइन जिसका साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड, और इसकी कमी से होता है आपको अनीमिया। और इसको दूर करने के लिए लिवर, कोई भी मीट के अंदर जो लिवर होता है वो खाइए। फिर डेयरी प्रोडक्ट खाइए, एग यॉर्क खाइए, स्पिनच खाइए, पालक। फिर नेक्स्ट आता है आपका विटामिन बी ट्वेल्व, जिसके अंदर होता है कोबाल्ट प्रेजेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी कमी से होता है अनीमिया। और इसको दूर करने के लिए मुझे मीट खाना चाहिए, फिश खाना चाहिए, मिल्क का प्रोडक्ट खाना चाहिए, चीज़ खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए। चलिए अगला जो देखते हैं विटामिन सी आता है। इसकी कमी से स्कर्वी होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड है, ये क्लियर। अब बी ट्वेल्व के अंदर कोबाल्ट होता है, क्लियर है। अब देखिए डी और के सिंथेसाइज किया जाता है अपने बॉडी के अंदर। डी किसके द्वारा? सनलाइट के हेल्प से। और के का फॉर्मेशन कोलन में होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो ये सारे के सारे विटामिन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। और आई थिंक सारे के सारे चीज़ आपको क्लियर हो गए होंगे और मज़ा आया होगा। तो ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग शेयर नहीं करते शेयर कीजिए भाई, हेल्प कीजिए थोड़ा सा, तब कॉन्फिडेंस आता है, नहीं तो मन करता बंद कर दें ये सारे की चीज़। चलिए तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पाठक अड्डा के साथ। थैंक यू।
सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए, देखते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।